नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी मातृ दिवस गुजरा है और पूरी दुनिया में माता को गरिमा देने का, माता की स्तुति करने का या माता के नाम की आड़ में अपने विविध प्रकार के धंधों को साधने का व्यापक सिलसिला चला है, जिसके आप साक्षी होंगे। आज उसी संदर्भ में मैं भाषा और माता के रिश्ते पर अपने कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम मातृ महिमा, मातृ स्तुति गान या माता की जय जयकार के पीछे के पाखंड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करूं, और वह यह है कि आज भी दुनिया में माता बनने की कीमत स्त्री को जान देकर किस कदर चुकानी पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है संयुक्त राष्ट्र संघ की पिछले साल आई रिपोर्ट, जिसके अनुसार आज भी दुनिया में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर लगभग 250 से कहीं अधिक ही है या उसी के आसपास है। भारत की जहाँ तक बात करें, यह तो राजनीतिक संदर्भों में लगातार स्वघोषित विश्व गुरु बनते जा रहा है और गर्भवती स्त्री को पोषण देने के मामले में या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में इसका रिकॉर्ड कितना दयनीय है कि उसी उद्धृत रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु दर विगत वर्षों में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचा हुआ है, जहां वास्तविक स्थिति माता की यह है कि मां बनना स्त्री का प्रायः सहज चुनाव नहीं, बल्कि आरोपित यौन संबंध के प्रोडक्ट के रूप में होता हो। और फिर यदि वह स्त्री बेटे की जगह बेटी की मां बन गई तो प्रसव समय से लेकर बहुत लंबे समय तक उसे प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। और वह बहिष्कार केवल पुरुष समुदाय द्वारा नहीं, बल्कि आश्चर्य है कि उससे कहीं स्त्री समुदाय द्वारा झेलना पड़ता है। औरत औरत की दुश्मन होती है, यह कहावत बहुत मशहूर है, लेकिन इस कहावत के पीछे भी पितृसत्तात्मक साजिशें हैं। ये औरतें जो औरतों का जीना मुहाल कर देती हैं विविध प्रकार के तानों के द्वारा, वे वस्तुतः पितृसत्ता की प्रहरियां हैं। तो माँ के वाह के पीछे वस्तुतः बेटे की चाह है। इस विषय को उद्घाटित करते हुए 2010 ईस्वी के पहले मेरे द्वारा एक शोध प्रकाशित हुआ था, जनसंख्या समस्या के स्त्री पाठ के रास्ते, और उसमें हमने जनसंख्या समस्या की मूल समस्या को पितृसत्ता के रूप में पहचाना था, जो विविध सांस्कृतिक और आर्थिक तिकड़मों द्वारा स्त्री के शरीर को उससे छीनकर उसे जनसंख्या वृद्धि की घरेलू बीमार मशीन बनने के लिए अभिशप्त कर देती है, जहां मातृत्व इतना यातनामय है, इतना लांछित है, इतना
पाखंडी सम्मान से भरा है और जहाँ के बहुत सारे शास्त्र मातृदेवो भव, माता को देवी समझो, या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे वायवीय उद्घोष करते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में मुझे आज भाषा और माता के रिश्ते पर थोड़ा सा विचार करना है। हम लोग आमतौर पर अपनी भाषाओं को मातृभाषा कहने के आदी होते हैं। मानव शिशु जब एक भाषिक वातावरण में पहली बार सांस लेता है तो जिस भाषा को वो ग्रहण करता है, सबसे पहला अर्जन जिस भाषा का करता है उसे मातृभाषा या मदर टंग कहते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल जीव वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सच्चाई यह है कि जन्म देने में माँ का लगभग पूरा योगदान तो है ही, उसके साथ एक लंबे समय तक लालन पालन का जो परिवेश है वो पितृसत्तात्मक भेदभावों के तहत माँ के ऊपर ही डाला जाता है। शिशु के स्तनपान की ही बात नहीं है, बल्कि उसे खड़ा करके एक समाज का नागरिक बनाने में भी माँ की ही ज़्यादातर भूमिका है और इस भूमिका के पीछे कार्य का गलत विभाजन है। तो ऐसे कारणों से या जीव वैज्ञानिक कारणों से दोनों को मिलाकर हम देखते हैं कि शिशु का माँ के साथ सानिध्य लंबे समय तक रहता है और माँ के माध्यम से एक भाषा शिशु के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही होती है। वो प्रथम भाषा या फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम आमतौर पर मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा के पीछे, मातृभाषा शब्द के पीछे माँ के इसी ऋण को शायद स्वीकार किया गया है और जिसने भी इस कॉन्सेप्ट को पहली बार लाया वह वस्तुतः स्तुत्य है। प्रश्न उठता है कि यदि किसी स्त्री की प्रसव मौत हो जाए और उसकी संतान बच जाए, उसका पालन किसी अन्य के द्वारा जो उसकी जैविक माता न हो या जैविक माता के अभाव में सांस्कृतिक माता ही नहीं बल्कि किसी पुरुष सदस्य द्वारा या उसके पिता द्वारा या किसी उसके पुरुष रिश्तेदार द्वारा या किसी अन्य पुरुष द्वारा उसका लालन पालन हो, तो पहली भाषा जो पुरुष के माध्यम से शिशु ग्रहण करता है तो क्या उसे भी मातृभाषा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कारण ऐसी स्थिति एक तो अपवादात्मक है और दूसरी बात है पुरुष के माध्यम से जो भाषा उस संतान के अंदर प्रथम भाषा के रूप में आकार ले रही है वह भी तो किसी न किसी की मातृभाषा ही है। तो ऐसे ही कुछ कारण हैं कि भारत वर्ष में या दुनिया के कई हिस्सों में फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग कहा जाता है। अब हम माता के जो पर्यायवाची शब्द संसार के विविध भाषाओं में हैं उसके साथ भाषा के रिश्तों को संक्षिप्त रूप से तलाशते हैं। दुनिया की अधिकतर भाषाओं का सर्वेक्षण कर संभवतः आप भी पाएंगे कि पिता के वाचक शब्द उनमें हों न हों, लेकिन माता के वाचक शब्द ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि तमाम दुनियावी रिश्तों में माँ का रिश्ता अकाट्य रिश्ता है, आधारभूत रिश्ता है। यह जैविक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। कहा जाता है कि कई आदिवासी समुदायों में जो अफ्रीका में होते हैं उनमें पिता के वाचक शब्द भी नहीं होते हैं, और पिता के वाचक शब्द इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पिता का रिश्ता ही नहीं है। पिता का पद चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक सामाजिक समझौते का रिश्ता है, समाज की व्याख्याओं पर निर्भर करता है। और माँ का जो रिश्ता है, माँ और शिशु का जो रिश्ता है, माँ और संतान का जो रिश्ता है, वो जैविक और अकाट्य रिश्ता है। इसीलिए पिता के वाचक शब्द हों या न हों, माँ के शब्द दुनिया की हर भाषा में होंगे ही, और वे भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से या व्याकरणिक दृष्टि से रूढ़ शब्द के रूप में रहेंगे। रूढ़ शब्द का मतलब है वे शब्द जो मूल शब्द होते हैं, जिनका खंडन नहीं होता। जैसे घर शब्द है, घर शब्द का आप खंडन नहीं कर सकते, यह किसी अन्य शब्द से नहीं बना है, यह शब्द स्वतः मूल शब्द है। वैसे संस्कृत जैसी भी उत्पत्ति प्रिय भाषा
तथाकथित रूढ़ शब्दों में भी कुछ धातु खोज के उसे यौगिक ठहराने का प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद यह कहना सही होगा कि माता के वाचक शब्द दुनिया की लगभग सारी भाषाओं में मौजूद हैं। भले पिता के वाचक शब्द ना हो, तो माँ की सर्वव्यापकता है। और माँ के वाचक शब्द चूँकि रूढ़ शब्द या मूल शब्द होते हैं, यौगिक शब्द नहीं, जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, घर जोड़ एलू घरेलू, इस तरह के यौगिक शब्द के रूप में माँ के वाचक शब्द नहीं होते। इसीलिए यह भी कहना सही है कि माँ की मौलिकता भी है भाषा विज्ञान में। तो माँ की व्यापकता, सर्वव्यापकता और मौलिकता को लेकर हमने एक संक्षिप्त इशारा किया। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।